नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 10 व्रत। व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिससे अध्याय 10 में जो व्रत से संबंधित जो सवाल है उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्रत क्या होता है, व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत की जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, चक्री चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं व्रत की परिभाषा। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को ही व्रत कहते हैं। तो यहां पर देखिए, व्रत जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। यहां पर इस तरीके से हमने बहुत सारी बिंदुएं बना ली इससे। अब यहां पर समझिए, ये हो जाएगी व्रत की एक निश्चित बिंदु। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, इसको जब हम आपस में मिलाएंगे, यदि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इस व्रत के केंद्र से हम कोई सी भी बिंदु को मिलाएंगे ना, तो ये समान दूरी पर ही स्थित होगी। यहां पर इसके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर इसके बीच की दूरी भी होगी 2 सेंटीमीटर। हम यहां से इस बिंदु से हम कोई सी भी बिंदु के यदि आपस में मिलाएंगे, उसकी जो दूरी होगी वो एक समान होगी। तो यहां पर यही इस परिभाषा में लिखा है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को ही, ये हो जाएगा बिंदु पथ, जो एक वृत्ताकार होगा, बिंदु पथ को ही व्रत कहते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि व्रत क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा व्रत का केंद्र। तो यहां से आपको व्रत के बारे में आपको पता चल गया कि व्रत क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को ही व्रत कहते हैं। और अब हम समझते हैं व्रत का केंद्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा व्रत का केंद्र, जिसको हम ओ नाम देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा व्रत का केंद्र। इसके बाद अब हम समझते हैं कि व्रत की परिधि क्या होती है। तो ये जो वृत्ताकार जो मार्ग होता है, ये वाला, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं व्रत की परिधि। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरा जो भाग होगा ये होगा व्रत की परिधि। इसी को हम बोलते हैं व्रत की परिधि। ये हो जाएगी व्रत की परिधि। तो यहां से व्रत की परिधि। इसके बाद अब हम समझते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं। तो व्रत के केंद्र से ये जो पूरा है वो एक व्रत है, तो ये हो जाएगा व्रत का केंद्र, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। तो व्रत के केंद्र से ये क्या है, ये है व्रत की परिधि। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम आपस में मिला देते हैं। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है, और इसको हम आर से दर्शाते हैं, रेडियस। तो ये हो जाएगी व्रत की त्रिज्या। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं। इसको अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये हो जाएगा व्रत, यहां पर ये हो जाएगा व्रत का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट, और यहां पर जो वृत्ताकार मार्ग है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्रत की परिधि। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। तो ये कहलाएगी व्रत की त्रिज्या। तो यहां पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्रत की त्रिज्या किसे कहते हैं। ये होगा व्रत, ये होगा व्रत का केंद्र, ये हो जाएगी व्रत की परिधि, और व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद अब हम समझते हैं व्रत का व्यास क्या होता है। व्रत के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पर्श करती है, व्रत का व्यास कहलाती है। तो यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो यहां से केंद्र से होकर के ये रेखा गुजरेगी, और इसने यहां पर परिधि के 2 बिंदुओं को इसने स्पर्श किया है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी व्रत का व्यास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अभी हमने समझ लिया व्रत क्या होता है, व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग डायग्राम बना करके आपको यहां से समझा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ये परिधि है,
ये व्यास है, ये त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है और यह एक वृत्त है। तो अब हम इनको आपको अलग अलग डायग्राम से आपको समझा देते हैं। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग डायग्राम बना लिए, इनके माध्यम से एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ को ही वृत्त कहते हैं। इसके बाद वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो इसके बाद अब हम समझते हैं वृत्त की परिधि। तो ये जो पूरा का पूरा जो बाहरी आवरण है ये कहलाएगा वृत्त की परिधि। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद वृत्त का व्यास। तो केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे वृत्त की जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अब हम समझते हैं वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिधि ये हो जाएगी वृत्त की परिधि, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु या फिर हम कह सकते हैं सीधी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो एक वृत्त में हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त की एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, इनको हम आपस में मिला देते हैं, ये बन जाएगी वृत्त की जीवा। इसी तरीके से मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इनको हम आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये भी क्या बन जाएगी, ये भी बन जाएगी वृत्त की जीवा। इस तरीके से एक वृत्त में हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। इसके बाद यहां पर समझिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये मोस्ट आईएमपी है, ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा चुका है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। और आपको पता है कि व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में स्पर्श करती है क्या कहलाती है, वह व्यास कहलाती है। तो इस तरीके से यहां पर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करती है वह क्या कहलाती है, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहां पर अब हम पढ़ते हैं छेदक रेखा। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि छेदक रेखा यानी ये हो जाएगी वृत्त की परिधि पर उपस्थित कोई दो बिंदुओं को छेद करती हुई निकलने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हो जाएगा ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी एक छेदक रेखा जो वृत्त की परिधि पर छेद करती हुई निकल गई। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। तो अब हम समझते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है तो उसे ही वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे यहां पर भी आप छेदक रेखा में समझ लीजिए, इसमें क्या है, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई वृत्त के बाहर निकल गई है, तो ये हो गई आपकी छेदक रेखा। तो क्या अंतर है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, इसको समझते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है इसे ही वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहां पर अब हम समझते हैं, मान लीजिए यहां पर है कोई एक बिंदु, तो ये केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी इस तरीके से, ये तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा जो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर समझिए, मान लीजिए एक बिंदु है और इसी एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी, तो ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा। इसी तरीके से एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है जो केवल इसी तरीके से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अब देखिए मान लीजिए एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां, इनको यदि इस तरीके से आपस में मिला दिया जाए तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी छेदक रेखा, क्योंकि एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या अंतर होता है। तो ये कौन सी रेखा थी, ये थी छेदक रेखा। इसी तरीके से देखिए एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है, इसके बाद इसको यदि इस तरीके से आपस में मिला दिया जाए तो एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी क्या होगी, ये भी हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ना करे। यहां पर देखिए वृत्त की जो जीवा थी वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन वो वृत्त के बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा।
यहाँ पर व्रत की छेदक रेखा को समझिए, ये भी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहे थे, लेकिन ये व्रत के बाहर जा रही थी, इसलिए ये हो जाएगी छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होती है? जो केवल व्रत की एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई खींची जाती है, वो होती है स्पर्श रेखा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा क्या होती है। इसके बाद अब हम समझेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब हम समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो व्रत के अंदर, तो ये हो जाएगा एक व्रत के अंदर बना चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3, और ये हो जाएंगे 4 भुजाएं। चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसमें जो इसके चारों शीर्ष होते हैं, यानी ये हो जाएगा, इसको हम नाम भी दे सकते हैं A B C और ये D, तो ये हो जाएंगे इसके चारों शीर्ष। ये जो होंगे वो व्रत की परिधि पर स्थित होंगे। ये देखिए, ये भी व्रत की परिधि है, यहां पर भी एक शीर्ष है, ये भी व्रत की परिधि है, ये हो जाएगा दूसरा शीर्ष, ये भी व्रत की परिधि है, ये हो जाएगा तीसरा शीर्ष, और यहां पर ये भी व्रत की परिधि है, ये हो जाएगा चौथा शीर्ष। तो इनमें चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर स्थित होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर व्रत से संबंधित जो साधारण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।